का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बातें बिल्कुल नहीं दोस्तों, बातें कोई भी नहीं करेगा, सेशन शुरू हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचिताकार कौन है दोस्तों। देश भक्ति गीत सारे जहां से अच्छा, इसके रचिताकार बताने आपको ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद आपके इकबाल, दूसरे ऑप्शन में दिया गया वकीम चंद्र चटर्जी, तीसरे ऑप्शन में दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर और चौथे ऑप्शन में दिया गया आपके बिस्मिल आपके अजीमादी। बताइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट उत्तर बताओगे फटाफट से। हमारे क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट से, लाडले भाई बता दे। देखो याद रखना, आपके अगर पर्सन आ जाए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये गीत लिखा है आपके मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और ये बात किसने बोली थी? जय जवान जय किसान। आवाज साइलेंट रखो यार, कितनी बार बोलूं? मेरे फोन की आवाज आ रही है क्या? मोर बना दूंगा मैं चश्मा लगाकर। मैं डायलॉग बुला दूंगा। डायलॉग पेपर में डायलॉग नहीं आएगा, पेपर में अड़ंगा आएगा, ये वाला अड़ंगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखना है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान लिखा गया जन गण मन। फटाफट से कमेंट करके बता दो जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था। राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया दोस्तों? बताने वाले को 11 रुपए भेंट राशि इनाम की जाती है। 11 रुपए भेंट राशि इनाम की जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की? वंदे मातरम गीत किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया दोस्तों? फटाफट से सेशन को शेयर करोगे भाई। वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, विपिन चंद्र पाल के द्वारा। क्या दिया गया प्रश्न में? निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी आपके 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी दोस्तों। तो वंदे मातरम जो गीत की रचना की है भाई, ये आपके की है किसके द्वारा? वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय गान की अगर बात बोले तो, राष्ट्रीय गान की अगर बात बोले तो ये किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, जिंदा जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से किस व्यक्ति के द्वारा आपके गीतांजलि पुस्तक की रचना की गई है? गीतांजलि, तो गीतांजलि पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है दोस्तों? इन 4 ऑप्शन में से सारे विद्यार्थियों का कमेंट आना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फोन में से पिटाई करूंगा मैं सभी की। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया गया? फटाफट से, क्वेश्चन बहुत है, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन उत्तर फोड़ डालो दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया? दिल्ली चलो का जो नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक बात और बोली थी, जय हिंद का नारा। किसकी भैया? जय हिंद का नारा। तो तीनों बातें किसकी आती है? तो राइट उत्तर यहां पे क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां का राइट उत्तर है गुरुजी सुभाष चंद्र बोस। क्या है भैया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपके दिल्ली चलो का नारा दिया गया। एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेताजी कहा जाता है। लेकिन नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? देखो याद रखना, इसको नेताजी की उपाधि महात्मा गांधी ने नहीं दी। अब दिमाग मत खाना, फटाफट से चैट सेक्शन में इसका उत्तर लिखने का कार्य करोगे, अब पता चलेगा। अब आएगा भैया टक्कर मजे का। सभी को बोलता हूं दोस्तों, एक बार शेयर करें भाई सेशन को। जिसने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, वर्दी की कसम है दोस्तों, जब मैं आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा, सारी की सारी क्लासें आपको मैं फ्री दे रहा हूं और पीडीएफ तक की फ्री दे रहा हूं दोस्तों। यूट्यूब पे ऐप भी नहीं चला रहा दोस्तों, ऐप आपको बताया भी नहीं हमने। ऐप हालांकि हमारा बना हुआ है, फिर भी हम बता नहीं रहे। हमारा उद्देश्य क्या है? अब की बार पूरा का पूरा 2024 में अग्निवीर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस सारी यूट्यूब पे फ्री चलेगी। और आपको भाई अपनी वर्दी की कसम, अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भाई बिना कहे क्लास को 2-2 3-3 बार शेयर करोगे। एक बच्चे को पकड़ के लाएगा, कुछ भी हो जाए। गुद्दी पकड़ ला, एसएससी जीडी बाद में करियो, पहले आर्मी की तैयारी कर। ऐसे पकड़ के छोड़ दे यहाँ पे।
तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, अडोल्फ हिटलर। किसके द्वारा भैया, हिटलर के द्वारा। तो हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र को बोस को क्या बोला, नेताजी। दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह बात किस व्यक्ति के द्वारा बोली गई। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। दोस्तों बताइए ये बात किसने बोली, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने या बाल गंगाधर तिलक ने। देखो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया कि करो या मरो दोस्तों। और भारत छोड़ो की बात किसने बोली थी भैया, आपके महात्मा गांधी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो। उसके बाद में लाला लाजपत राय के द्वारा क्या बोला गया, लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया साइमन कमीशन वापस जाओ। भाई साहब मैं और तमाशा दिखाना आ रही हो कि बांदर बांदरी खेल है, मैं डमरू है कि डम डम करूं, तू नाचेगा, मोर बना दूंगा मैं एक में ही, चक्री काटेगा बाजरू। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको किसने लिया, एक टाबर सो आ रहे हो इन हंड चक्री काट जी, एक बांदरी को नहीं करे, आपकी माँ के चिमटी रहे माँ मैं आऊं मैं आऊं, बांदरी हो एक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने बोली भैया, आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा भैया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय के द्वारा। इनमें से किस व्यक्ति को पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी किसका नाम है, फटाफट से उत्तर दोगे कमेंट सेक्शन में। मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे दोस्तों, पंजाब केसरी किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों। राम राम भाई, अमन भाई आज जुड़े हमारे बीच में। दे भाई अमन, तूने बोला था गुरुजी नाइट में क्लास लिया हो, लो भैया आज अपन 9 PM पे क्लास लिया है भाई, 9 PM पे। अब देखता हूं अमन कितने तीर करता है। अमन आजा लाइन में, आजा तू सीधा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है ये बताना आपको। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में गलत करवाएंगे दोस्तों। यहां पर आपसे पूछ रहा है वंदे मातरम गीत है ये, लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, इसको गान समझ के इसका उत्तर गलत दे देंगे, गलत दे देंगे। हमारा एक बंदर है अभी SSC GD का पेपर दे के आया है, और बंदर कह रहा है कि सर इसको गीतांजलि से लिया गया। अरे इसको राष्ट्रीय गान की बात करें तब आपको गीतांजलि बोलना है, क्या बोलना है लाडले, गीतांजलि। लेकिन इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको क्या मिलेगा, आनंद मठ के, आनंद मठ से क्या लिया गया आपके, वंदे मातरम गीत। और इसके रचिताकार कौन है, वकीम चंद्र चटर्जी, आपको ध्यान देना है दोस्तों। लेकिन गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों चैट सेक्शन में क्या हंगामा मचा रखा है, देखने दो। ये कोई दिक्कत नहीं, तू सही बता, तू चैट सेक्शन मत देख, यहां देख, तू क्या देखता है उधर, इधर देख, गुरुजी को देख, इधर देख, क्या देखता है चैट में। फोकस, कैमरामैन फोकस करो गुरुजी पर। आगे देखे, साइलेंट है नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। इंकलाबाद यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, सुखदेव के द्वारा। चुपचाप फोन में कमेंट करोगे सारे विद्यार्थी, घर पे माता पिता सो रहे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, कभी गुदड़ों में चलाने लग जाओगे या सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र। पापा कहेंगे इसको क्या हो गया, इसको दौरे आगे चप्पल सुंगा दो, जूती सुंगा दो इसको। अरे पापा ऑनलाइन क्लास देख रहा हूँ, गुरुजी पूछ रहे प्रश्न उसका उत्तर दे रहा, चिल्ला क्यों रहा है, फैड ऐसे मारेंगे घर वाले आपके। यहाँ पे क्या दिया गया, हंस रहा है, क्यों कार्टून हो गया, डोरीमोन हो गया मैं, ही। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया बता, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस। गलत हो गया, भगत सिंह ने दिया है, ही। हंस ले अब, अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसने दिया भैया, आपके भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। और दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसे कायदे ए आजम कहा जाता है। शहीद ए आजम नहीं पूछ रहा लाला, शहीद आजम नहीं पूछ रहा, कायदे आजम पूछ रहा है दोस्तों। तो आपसे शहीद ए आजम पूछे तो बता दो, शहीद ए आजम किसे बोलते हैं, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, आजम।
आजम किसे कहा जाता है? तो याद रखना भगत भगत सिंह को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कायदे आजम पूछ रहा है दोस्तों, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना किस देश के व्यक्ति हैं दोस्तों? किस देश के व्यक्ति हैं ये? पाकिस्तान के। किसके भैया? पाकिस्तान के। याद रखना दोस्तों, किसके भैया? पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। आपको ध्यान देना। देखो महात्मा गांधी का जन्म भारत के किस राज्य के जिले में हुआ था? जिला बताना आपको। कई बार आपको क्या होता है, जिला पूछ लेगा। ऑप्शन में मिलेगा पोरबंदर, पोरबंदर क्या मिलेगा? पोरबंदर। ऑप्शन में मिलेगा कच्छ, ऑप्शन में मिलेगा कच्छ। ऑप्शन में मिलेगा काठियावाड़, ऑप्शन में मिलेगा काठियावाड़। ये तीन ही ऑप्शन है। महात्मा गांधी का जन्म किस जिले में हुआ लाला? अब बताओ। अब देखूंगा कितने पढ़ने वाले बालक जुड़े हैं आज की क्लास में। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। आज झूला झूलेगी भाई चमेली तो। आज देखो। अब बताइए, सुबह की क्लास में बताया दोस्तों, सुबह की क्लास में प्रश्न बताया मैंने। मैं तट वाले क्षेत्र करा रहा था ना। गुजरात का एक तट लगता है जिसको बोलते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ जिला है। हालांकि पोरबंदर तो जिला नहीं है, पोरबंदर तो गांव है। गांव पूछे तब आपको बताना है पोरबंदर। जिला बोले तो क्या बताओगे? काठियावाड़। राज्य बोले तो गुजरात। लाला पेपर ऐसा नहीं आएगा, पेपर हार्ड आएगा, पंखे पाड़ देगा पेपर। फिल्टर से पटेंगे थारे, देख लियो 10 मार्च आ रहा है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामन्ना है? उपनाम महामन्ना है दोस्तों। कमेंट करें साथ साथ में। जिनकी जीके वीक है कॉपी पेन साथ रखे और लिखते चले दोस्तों, लिखते चले लाडले भाई साहब। पोरबंदर 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 पोरबंदर। रवीन राणा कह रहे पुरजी पोरबंदर। सर रूप बास भरतपुर मेला है घूमने। अरे मैं घुमा दूंगा, मैं एक थाप में चक्री काटेगा। पढ़ क्यों नहीं ले लाला? एक कार्टून से आज हैं एकदम। मेले देखने की उम्र रह रही है कि गुरुजी की? गुरुजी की 3 साल की गुड़िया हो रखी है, वो देखेगी मेला। गुरुजी नहीं देखता मेला, गुरुजी मेला दिखाता है। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेता कौन से उपनाम क्या है? महामन्ना। तो महामन्ने का राइट उत्तर क्या बन जाएगा भैया आपके? मदन मोहन मालवीय। क्या बन जाएगा? मदन मोहन मालवीय। एक बात बताइए मुझे आप, कि जो मदन मोहन मालवीय को क्या भारत रत्न मिला है? भारत रत्न पुरस्कार याद रखना 2015 में। इन्हें एक भारत रत्न कब दिया गया? 2015 में। और इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया, विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय का नाम आता आपके बनारस। तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस व्यक्ति ने करवाई दोस्तों? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। दोस्तों सेशन को शेयर करें दोस्तों। हमारे बीच में फौजी साहब जुड़े हैं, तो फौजी साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बार ऊपर आए। आपका नाम क्या? शुभ नाम? नवीन। नवीन यहाँ मेरे पास आए। नवीन से रूबरू कराता हूं। अभी जयपुर आपके एआरओ में सिलेक्टेड हुए हैं आर्मी अग्निवीर के अंदर। तो कल इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो कई अपने जो 21 बच्चे थे, 21 बच्चों में 16 बच्चे लग चुके। तो नवीन ये बताइए, आप सुरेंद्र जी खिचड़ के मार्गदर्शन में पढ़ाई की, तो पढ़ाई अच्छी हुई, आपने सिलेक्शन ग्रहण किया। खाना पीना कैसा मिलता है? महीने की 5,000 फीस लेते हैं, 6,000 रुपये फीस लेते हैं? 6,000 रुपये। कितनी है? 6,000 रुपये। पढ़ाई की फीस लेते हैं या नहीं लेते? पढ़ाई की कोई फीस नहीं है, पढ़ाई की कोई फीस नहीं। इसको पता नहीं क्योंकि इसके पापा सारा कुछ करवाते थे। तो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारा कुछ बना लाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए एक बार बताओगे? मोटा मोटा बता दो, जो एक कंपलसरी है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड। यानी कि जो जर्नली आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जो स्कूल का। और इनकी कॉपी 2-2 या 3-3 कॉपी? 2-2 कॉपी। तो नवीन को मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ, और नवीन के परिवार को, इनके माता पिता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे ने सपना पूरा कर दिया। तो सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में नवीन को, सारे विद्यार्थी बधाई देंगे। तो नवीन बैठिए आप, बस 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 बैठिए। तो कल देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैं भी चाहता हूँ आप भी इस प्रकार आए, और आपको भी मैं आमंत्रित करूँ किसी दिन। तो आरू हमारे बीच में जुड़े हैं, साक्षी हमारे बीच में जुड़े हैं। तो सेशन को भाई शेयर करें फटाफट से। देखिए क्या दिया गया। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? दीन बंधु एक आता है, दीन बंधु एक आता है, देश बंधु एक मिलेगा आपको। दीन बंधु एक मिलेगा, देश बंधु दो नाम है दोस्तों। एक तो है देश बंधु, कौन है भैया? देश बंधु। तो देश बंधु के लिए याद रखना आपके सी चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास।
और यहां पर पूछा आपसे दीन बंधु, महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु बोला? लेकिन महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति को गुरुदेव भी तो कहा है, गुरुदेव। तो गुरुदेव किस व्यक्ति को कहा है? गुरुदेव की अगर बात आ जाए तो गुरुदेव याद रखना आपके रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन दीन बंधु की अगर बात आए तो आपको याद रखना है सी एफ एंड्यूज को, सी एफ एंड्यूज को। उत्तर संख्या आपके बी राइट। भारत का लाल किसको बोलते हैं? भारत का लाल, भारत का लाल, बिहार का गांधी, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों सारे भाई सेशन को शेयर करोगे। नीलम यादव यहाँ आई लव यू का कुछ नहीं रखा। बिल्कुल नीलम जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर ये बच्चे प्यार में पढ़ चुके हैं, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये बच्चे फेल होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कुहाड़ी अपने ही पैर पे मारने वाले कुछ अपवाद होते हैं। अपवादों के लिए अलग दुनिया नहीं होती, इसी दुनिया में ये पनपते हैं। इनमें से पनपने वाला नीलम यहीं पे बैठा है कोई, आप उन पे ध्यान मत दो। आप भी कम नहीं हो, मैसेज को पढ़ा है आपने, ये नहीं इसका उत्तर दूं। आप भी देखो, जो चोरी नहीं करता ना और चोर को देखता है इसने चोरी की, तो दोनों चोर होते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनाई गई? यानी कि जब भारत में राजधानी घोषणा कर दी 1911 में कि अब कलकत्ता से अब क्या बनेगी? दिल्ली बनेगी, और 1912 में बदल दी, तो उस समय जो वायसराय बोल सकते हो, आज के टाइम में प्रधानमंत्री बोल सकते हो, तो उस टाइम का जो प्रधानमंत्री या वायसराय कौन था? तो याद रखना आपके हार्डिंग। कौन था भैया? हार्डिंग। तो भैया मैं इनको लॉर्ड सब तो बोलूंगा नहीं, लॉर्ड भैया क्या होते हैं? राजा। अब मैं इनको राजा नहीं मानता, ठीक ना। तो लॉर्ड आपके हार्डिंग इस समय क्या थे? वायसराय थे। क्या थे भैया? वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग याद रखना, जब 1857 की क्या हुई थी? क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय आपके गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बोलोगे सर लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। 10 मार्च वाले कहां घूम रहा है? गुरुजी यहाँ पे सेंट मार के आ रखे, तू कहां घूम रहा है लाला? तेरा मोर बना दूंगा मैं एक दिन मार मार के। रेड टेप की तो बुरशट है, बुरशट कौन? टी शर्ट है, पागल है के? क्या बताऊं? कौन सा? भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। अगले पर्सन को देखिए, क्या दिया गया? बातें नहीं भाई साहब, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, मुंह तोड़ दूंगा मैं। अगले पर्सन को देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल। यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय आपके विक्टोरिया मेमोरियल एक भवन बनता है। ये भवन किस शहर में बनाया गया दोस्तों? इसके वास्तुकार का नाम ही आता है आपके चरमोत्कच सर, वास्तुकार। तो ये शहर कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पड़ता है? विक्टोरिया मेमोरियल, जिसमें आपके साल्ट लेक स्टेडियम भी है, साल्ट लेक स्टेडियम। वहीं पे आपके पड़ता है ईडन गार्डन। क्या पड़ता है? ईडन गार्डन। ये दोनों स्टेडियम है भैया, ठीक है, दोनों स्टेडियम। क्या हो गया? थैंक यू रुचिका। ये आरू और रुचिका तो छोटी बड़ी बहन है, ये तो पली पली हुई है, ये तो छोटी बड़ी बहन है, ये तो घर की बहन है, ये तो अपने पुराने स्टूडेंट है ये नवीन। आप चैट को मत देखो बेटा, आप फोकस करो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और आपका ज्वाइनिंग लेटर हो जाए और आप देश की सेवा अच्छे से करो। हेलो सर, आपकी वाइफ का क्या नाम है जी? आप कहाँ से हो? गुड़िया जी पढ़ लो, मेरे हाथ में एक वहाँ पे ब्लॉक का भी ऑप्शन है। फिर बोलोगे आप कि गुरुजी डांटते हो, तो बेटा काम आएगा, छोटी बहन पढ़ ले, काम आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अवरोध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? यानी कि जब आपके सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे प्रयास किए, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, जो भारत का पहला बनता है। अगर प्रश्न आ जाइए भारत का क्या था? भारत का प्रथम क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपको ध्यान देना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड डलहौजी के समय क्या चली थी आपके? रेलवे व्यवस्था। क्या चली थी? रेलवे व्यवस्था चलाई गई थी भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों, ठीक है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में पहली बार आपके सिविल परीक्षा का आयोजन किया गया, सिविल परीक्षा का आयोजन। तो सिविल परीक्षा का जो आयोजन होता है वो भारत में
जब किया गया तब आपके वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि भारत में जब सिविल परीक्षा की शुरुआत की गई तो आपके वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। आपको सिविल परीक्षा कराने वाला विश्व का पहला देश बना था चीन। कौन बना था दोस्तों? चीन। भाई बातें नहीं बनवारी, मैं खिंडा दूंगा एक थाप में पक्को को। मैं तेरे पापा ने मुझे अथॉरिटी पूरी दे रखी है। राकेश जी थारा जी करे ना, जिया मारो, लात मारनी तो लात मारो, डंडे मारने तो डंडे मारो, बस ये फौजी लाग जाना चाहिए। अब देख ले, लगना है ना तुझे? लगना है ना? पक्की बात है, वेरी गुड। अगले प्रश्न में देखिए क्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मैं इधर होते ही आप बात करते हो, मैं इधर आते क्यों बात करते हो? आपको मिलता क्या यार दोस्त? या तो मुझे बोल दो, मैं क्लास रोक देता हूं। बोल दो, 1 सेकंड लगेगी। नहीं होगी भाई कोई क्लास। क्या मिलता आपको? नहीं, अब क्लास नहीं होगी भाई साहब, आप चिल्ला लो यारो। मेरे को यहाँ पे शील्ड नहीं देने वाले फौजी साहब कि लो गुरुजी शील्ड, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। कोई नहीं देगा मुझे यहाँ कुछ भी। पर मेरे अंदर खुद में रोंगटे, जब आर्मी का नाम लेते हो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। बस देश के लिए कर रहा हूँ। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी एकेडमी है दोस्तों, बहुत है, बहुत कुछ है। तो आपका मासूम इतना छोटा छोटा चेहरा देखकर दया आती है? कभी डंडा नहीं मारा मैंने आपके ऊपर। सुबह 9-9 बजे तक सोते रहते हो आप। 9-9, सॉरी माफी चाहता हूँ, 8 बजे तो क्लास शुरू हो जाती है। 6-6 बजे तक सोते रहते हैं। अभी सोएंगे? सोएंगे कहाँ, बनवारी तो 1-1 बजे तक रील देखता है। कंबल को ओढ़ लेगा दोनों, ये शरीर है, ये बॉडी, ये दो टांग है, इन दो टांगों को ऐसे कर लेगा, और ये मुंडी, और ऐसे ऐसे पता नहीं ये एक खरगोश सा बन जाता ही हूँ। ये तो कुत्ते से भेड़ा है ये तो। मर जाओगे एक आधा मेरा हाथ से। कछुना कछुना गुरुजी, कछुना। अब बोला गुरुजी सॉरी सॉरी, सॉरी को जेब में डाल ले। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का स्वतंत्र भारत की बात कब की बात हो रही है? 1947। चीजों को समझने की कोशिश करें। आजादी का भी प्रश्न आ सकता है। आजादी के समय यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या बन जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन स्वतंत्र भारत के समय भारतीय पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? भारतीय गवर्नर, तो लॉर्ड आपके माउंटबेटन नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? सी राजगोपालाचारी। यहां भारतीय पूछ लिया, अगर भारतीय ना पूछे तब आपको बोलना है, तो प्रश्न मिलेगा स्वतंत्र स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तब आपका राइट उत्तर क्या होगा? लॉर्ड माउंट बेटन। लेकिन पहला भारतीय पूछे सर, आप तो बोल रहे थे ऑफलाइन वालों को फोन नहीं देते, तो कैसे देखते हैं रील? अरे गुड़िया, रात को तो देना पड़ता है थोड़ी देर, नहीं तो रोने लग जाते हैं, ऊ करते हैं। दिन में नहीं मिलता, रात को इनको परमिशन दे रखा है, रात को यानी कि 10:30 के बाद फोन अथॉरिटी अपने पास रखो, अलार्म भरो, कुछ भी करो, सुबह वापस जमा हो जाता है। बेटा रुचिका बड़ी टेंशन ले रही है। रुचिका तू मत ले टेंशन, लाली मान जा, तेरी पिटाई कर दूंगा फोन से। फिर बोले गुरुजी मारते बहुत हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। एकमात्र भारत के लिए वायसराय, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हो गई? अब देख लो, ये ऐसे प्रश्न आएंगे, हमें क्या लेना देना, अंग्रेज चले गए, इनकी हड्डियों को हम इकट्ठा क्यों करें? अब मर गया तो हम क्यों करें, इसकी कब्र बना दे क्या वहां पे? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के समय 1872, नहीं 1872 में देश की क्या हुई थी? पहली जनगणना, देश की प्रथम जनगणना। तो आपके एक प्रश्न और बन गया कि सर किसके समय में देश में पहली बार जनगणना हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। और इसकी मृत्यु कहां होती है? आपके पोर्ट ब्लेयर। कहां होती है भैया? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहां पड़ता है? आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश, जो बंगाल की खाड़ी में, पता नहीं पानी में क्या मच्छी पकड़ रहा था क्या लास्ट टाइम में। अभी प्रश्न दे गया याद करने, करें क्या? पढ़ना पड़ेगा। तो लॉर्ड मेयो के समय भारत की पहली जनगणना। तो प्रश्न आता है, जनगणना का पिता किसको बोलते हैं? जनगणना का पिता किसको बोलते हैं? लॉर्ड मेयो को बोलते हैं। लाला क्या कर रहे हो है, पेन ले रहे हो लाला? इनके पास अपने हथियार भी नहीं है, देश की सेवा और करने जाएंगे ये लोग। पेन कापी भी दूसरे को बोलते हैं, भाई एक पेज फाड़ के दे देना, पैसे ना लग जाए घर वालों के। अगले प्रश्न को देख लो, मजे कितने ले लो बेटा। जब पेपर में ना पास हो ना,
तो मैं तोड़ूंगा, घर वाले तो बाद में तोड़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? ये देखो, इसने बोला है कि आपके लॉर्ड कैनिंग कैसे हो जाएगा, 1947 की बात कर रहा है ये, जब आजादी मिली तब भारत का भी बताया था। यहां पे उत्तर भी लिखा था मैंने उस प्रश्न का, थोड़ा सा ऊपर लिखा था। दीपक कह रहा गुरु जी थोड़ा सा ऊपर। सर अंग्रेज और मुस्लिम, भाई अगर ये हट जाएंगे तो इतिहास बचेगा ही नहीं। अरे इनकी देन है दोस्तों, बहुत देन है, मुस्लिम अंग्रेजों की बहुत देन है। आप क्या मानते हो, ये गलत आदमी थे? मैं बहुत बढ़िया इंसान मानता हूँ इनको, मैं बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ। तो लफड़ा दे गए, हमें पढ़ना पड़ता है। अगर ये नहीं होते तो आज हमें कौन यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ने देता, है ना? हमारी रोजी रोटी कैसे चलती? तो याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प नीति किसने लागू की थी? राज्य हड़प नीति का मतलब होता है राज्य को विलय करना। राज्य को क्या करना? राज्य का विलय करना दोस्तों, ठीक है ना? तो आरू, आरू आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मोनिका कह रहे हैं डी ऑप्शन आएगा। किशन परवार, लॉर्ड मेयो, ठीक। आपके अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई फटाफट से। सारे विद्यार्थी शासन को शेयर करेंगे भाई, सारे विद्यार्थी शासन को शेयर करेंगे। तो राज्य हड़प नीति जो शुरू की थी उसने भारत में रेल व्यवस्था शुरू की थी। तो राज्य हड़प नीति में सबसे पहले कौन से राज्य को हड़पा था दोस्तों? पंजाब को हड़पा था। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा भैया? लॉर्ड डलहौजी। तो राज्य में सबसे पहले डाक व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी आपके? 1854 में। कब हुई थी? 1854 में। जो कहां से लेकर कहां तक चली थी आपके? कलकत्ता से लेकर आगरा तक। तो एक प्रश्न आता है कि भारत में पहली दूरदर्शन डाक व्यवस्था कहां से कहां तक चलाई गई? आगरा से आपके कलकत्ता। और कब चली? 1854 में। किसके शासनकाल में चली? लॉर्ड डलहौजी के। इधर आ जा भाई सुरेश, बैठ जा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? कल परसों ही प्रश्न बताए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। फटाफट से सारे कमेंट करेंगे। नेहा जोशी सर आपकी वाइफ का नेम बता दो सर, वो कहाँ से हैं? देखो नेहा जोशी, अब की बार बोला ना तो अब बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है ना? अब सो जाओ आराम से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? कर्जन ने, मेकाले ने, डलहौजी ने, बेंटिंग ने दोस्तों। लॉर्ड बेंटिंग ने की थी। लॉर्ड बेंटिंग का प्रश्न क्या बनता है? तो लॉर्ड बेंटिंग को याद रखना है बंगाल का, बंगाल का, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर। एक तो ये याद रखना। लॉर्ड मेकाले के द्वारा, किसके द्वारा भैया? लॉर्ड मेकाले के द्वारा आपके अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य ने हड़प नीति किसने लागू की? अभी पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी ने। तो दोबारा प्रश्न आ गया, माफी चाहता हूं। आगे चलिए। गर्म मौसम ऋतु में आपके पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गर्जन के साथ भारी वर्षा होती है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों? इस घटना को क्या बोलती है? यानी कि गर्मी के समय पश्चिम बंगाल में होने वाली, देखो जो लू होती है ना, ये रेगिस्तान एरिया में। किसमें भैया? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का मतलब यानी क्या बोल रहे हो गुरुजी? यहाँ पे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इस क्षेत्र में जो गर्म हवाओं के समय जो वर्षा होती है या जो हवाएं चलती है उनको लू बोलते हैं, आंधियां जो चलती है, ठीक है ना? तो यहाँ प्रश्न क्या दिए गए? गर्म मौसम के समय पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में इसे कहा जाता है आपके काल बैसाखी। क्या बोलाता है? काल बैसाखी कहता है। लेकिन जो आम्र वर्षा है ये कहां कहलाती है? आपके तमिलनाडु में। कहां कहलाती है? आपके तमिलनाडु। जो निर्वर्तन वर्षा ये भी कहां कहलाती है? आपके तमिलनाडु के अंदर। लेकिन काल बैसाखी कहां पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल ना मिले तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? उड़ीसा। क्या मिलेगा? उड़ीसा। लेकिन लू कहां चलती है? रेगिस्तान के अंदर। कहां चलती है दोस्तों? रेगिस्तान के अंदर चलती है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी, बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए। वयस्क साक्षरता दर गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक लोगों को शामिल किया जाता है? इसने प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों कि आप एक साक्षर हो, आप पढ़े लिखे कब माने जाओगे? आपकी आयु, कोई बालक मान लो, क्या मान लो? कोई ये बालक है, या मान लो कोई आदमी है, ये मान लो कोई क्या है? एक आदमी है दोस्तों। क्या ये आदमी है दोस्तों, ठीक है ना? ये इसकी मूछ हो गई,
ये इसके लिप हो गए दोस्तों। ये क्या भैया, ये आदमी है, क्या ये आदमी। ये मान लो दोस्तों एक महिला, ये क्या है भैया, एक महिला, इसकी चोटी बन गई। ये क्या, इसकी महिला है। ये लो, ये पापा की परी है, ये पापा का मगरमच्छ है, और इन दोनों का ये क्या है, टू कॉपी है। इन दोनों का ये क्या है, टू कॉपी। ये बच्चा है दोस्तों, क्या है। अब इसने क्या बोला गया है, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु को उससे अधिक का माना जाता है दोस्तों, वयस्क साक्षरता दर। तो वयस्क किस में आता है दोस्तों, ये बताओ मुझे आप। हाँ, फटाफट से कमेंट करें, वयस्क। देख लो दोस्तों, पानी लेके आइए चिन्हू। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है। बताइए दोस्तों फटाफट से, इतने में पानी पी लेता हूं। हाँ देखो, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु को, वयस्क किसको माना जाता है दोस्तों, अडल्ट किसको माना जाता है, बताइए फटाफट से। 15 को, 12 को, 18 को, या 14 वर्ष को। अगर पर्सन आ जाए आपके साक्षरता दर, साक्षर किसको माना जाता है, ओनली फॉर साक्षर। साक्षर इसको माना जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से क्या हो, अधिक हो। 7 वर्ष से अधिक हो, जिसको मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी एक अक्षर का क्या हो जाए दोस्तों, ज्ञान हो जाए, उसे क्या माना जाता है आपके, साक्षर। और साक्षर के लिए जो एज है दोस्तों, वो क्या आपके 7 वर्ष है। क्या है दोस्तों, 7 वर्ष है। इस प्रश्न का राइट उत्तर दीजिए भाई फटाफट से। बी उत्तर बता रहे दोस्तों 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष दोस्तों, फटाफट से बताइए। अच्छा, चीनू को मत बुलाए को सर, बनवारी को बुला लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, वयस्क के लिए 18 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष का। लेकिन साक्षर का प्रश्न आता है, ये प्रश्न नहीं आता। साक्षर किस वर्ष से माना जाता है, 7 वर्ष से। 7 वर्ष से अधिक दोस्तों अक्षर का ज्ञान होगा तभी माना जाएगा, 7 वर्ष से पहले उसको साक्षर नहीं मानेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। इनमें से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता दोस्तों, गेहूं का उत्पादन निम्नलिखित राज्यों में से नहीं होता। ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, हरियाणा। तो किस राज्य में गेहूं का उत्पादन है नहीं किया जाता, तो गेहूं का उत्पादन न करने वाला जो राज्य है, तटवर्ती राज्य है आपके गोवा। गोवा एक क्या है, पूर्णतः एक शहरी वाला राज्य। कैसा है, शहरीकरण। सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या रहती है वो कहाँ रहती है, गोवा में। और गोवा एक छोटा सा एरिया है, मात्र आपके 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया में पड़ता है। 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया में पड़ता है। गोवा को पुर्तगाल से आजाद कब करवाएगा, ये प्रश्न आता है। गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ, गोवा को पुर्तगाल से आजाद कब करवाया, पुर्तगाल से आजाद कब हुआ था दोस्तों, फटाफट से बता दो। गोवा मुक्ति दिवस कब आता है, गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस आता है 19 दिसंबर को। कब आता है, 19 दिसंबर को। गोवा की राजधानी का नाम क्या है, पणजी। और राजधानी पणजी किस नदी के किनारे, ये प्रश्न बताओगे। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे, फटाफट से कमेंट करोगे दोस्तों, फटाफट से बताओगे सारे विद्यार्थी, करें कमेंट करें। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है दोस्तों, कमेंट करना है। गोवा को पुर्तगाल से कब आजाद किया गया दोस्तों, ये दोनों प्रश्न आपको बताने हैं। गोवा वाले बीच पर हाँ बिल्कुल गाना गा ले, यो यो हनी सिंह बनाऊं तेरा मैं, ठीक है ना। तो पुर्तगाल से ये कब आजाद हुआ था, 1961 में दोस्तों। और 1961 में ही अर्जुन पुरस्कार की नींव रखी जाती है। किसकी भैया, अर्जुन पुरस्कार की क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सर 100 फिजिकल हो रहा है तो नेशनल का सर्टिफिकेट लगा रखा है, 15 नंबर भी मिलेगा तो कितना करना पड़ेगा। देखो किसने बोला तुझे आपको नेशनल का सर्टिफिकेट लगाएगा और 15 नंबर मिलेगा, पहले ये बात बता दू। किसने बोला था तुझे स्पोर्ट्स के नंबर जुड़ते हैं आपके, एक तो ये बता दे। जिसने बोला उससे पूछ लियो, एक बार प्रश्न पे डिस्कस करने दे मुझे, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। देखो गोवा की राजधानी पणजी आपके मांडवी नदी के किनारे, किसके किनारे, मांडवी नदी के किनारे। अगले प्रश्न में देखना, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का
उल्लेख करता है दोस्तों? भारत का कौन सा भाग जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है? बैठ जा अब, बैठ जा, बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, तो ही बस बस, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। हाँ देखिए, भारत में संविधान में जो आपके सर्वोच्च न्यायालय की बात करें ना, ये भाग संख्या किसके अंदर है? 5 में। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट किसके अंदर आता है आपके? तो हाई कोर्ट बोलोगे गुरुजी आपके भाग संख्या 6 के अंदर। अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख है। जबकि आपके सुप्रीम कोर्ट की अगर बात बोले, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो ये पड़ता है आपके आर्टिकल 124 से लेकर आपके 147 तक। तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार लिख लो, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एक न्यायाधीश है और अपनी क्या करेगा? वो सेवानिवृत्ति। क्या करेगा? सेवानिवृत्ति। और सेवानिवृत्ति कितनी आयु का? अपने शरीर की कितनी आयु के बाद में वो रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा? तो आयु वर्ष 65। लेकिन हाई कोर्ट में कोई आपके सेवानिवृत्ति देगा तो कितने वर्ष में देगा? 62 में। ये 2% आपके पेपर में फंसते हैं। ये 2 इंपोर्टेड पर्सन है दोस्तों, ये 2 इंपोर्टेड क्वेश्चन है लाडले भाई। कोई दिक्कत नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? बताइए एक बार कमेंट करके बालक, कोई भी किसी को दिक्कत है तो। ना है तो अगले पर्सन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों फटाफट से। आप सेशन को शेयर नहीं करते, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मेरा फर्ज है पढ़ाने का, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी इच्छा है दोस्त, ठीक है। अगले पर्सन को देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले पर्सन बोला था। वेरी गुड, सुरेश नाम के बालक ने पर्सनों को कैच करना सीख लिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार याद रखना दोस्तों, खेल जगत के अंदर भारत का सबसे बड़ा, भारत का दूसरा 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 सर्वोच्च 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 खेल पुरस्कार। तो दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपको ध्यान देना है, पुरस्कार। तो कौन सा भैया? आपके अर्जुन पुरस्कार, जिसमें नगद राशि मिलती है 15 लाख रुपए। कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए। और हाल फिलहाल में अभी 2023 के अंदर कौन से क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर को ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगर किसी प्लेयर को, याद रखना दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को खेल रत्न मिल गया, मान लो राजीव गांधी, क्या मिल गया? राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न मिल जाता है, तो याद रखना जब बड़ा पुरस्कार मिलता है ना तो उसे छोटा पुरस्कार नहीं दिया जाता दोस्तों। छोटा पुरस्कार नहीं मिलता, अपमान माना जाता है दोस्तों। जब बड़ा मिल गया तो छोटा उसको नहीं मिलता। छोटा मिल चुका है लेकिन बड़ा ले सकता है दोस्तों। इसलिए कई बच्चे कमेंट करते हैं, क्या सर विराट कोहली, आपके सचिन तेंदुलकर और आपके धोनी, धोनी को ये अर्जुन पुरस्कार क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको क्या मिल चुका है दोस्तों? आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले 4 क्रिकेटर है भारतीय, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट और आपके रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2020 में दिया गया था दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके अर्जुन जो पुरस्कार लिया है ये महमूद आपके शमी को, मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी एक क्या है? बॉलर है। क्या दोस्तों? बॉलर है दोस्तों, फास्ट बॉलिंग फेंकते हैं। अभी पीछे बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था जो आपके आईसीसी वर्ल्ड कप के समय, और इसने रिकॉर्ड भी बना दिया। यानी कि वर्ल्ड कप में सीरीज में सबसे ज्यादा, लगभग किसी का रिकॉर्ड था 24 या 23 विकेट का, भारत की ओर से वो था हरभजन। कौन था भैया? हरभजन। उसका रिकॉर्ड तोड़ के इसके अब विकेट ज्यादा। भारत में किस बॉलर ने आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का किताब हासिल किया है? वो आपके मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी को यह पुरस्कार दिया गया। 1961 में इसकी शुरुआत की जाती है, 1961 में शुरुआत की जाती है। और 1961 में ही आपको याद रखना है दोस्तों, क्या हुआ था 1961 में? पुर्तगाल से क्या हो जाता है? गोवा आजाद। तो पुर्तगाल से गोवा आजाद भी कब हुआ? 1961 में। यानी कि गोवा को आजाद करवा लिया, गोवा मुक्ति। तो गोवा मुक्ति कब हुई? 1961 में। किस देश से? किस देशवासियों से? पुर्तगालियों से दोस्तों। किससे? पुर्तगालियों से। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा केवल कौन व्यक्ति कर सकता है? हमारे देश में जो आपातकाल दोस्तों, ये कौन लगा सकता है? आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं आपातकाल? 3 प्रकार के। एक तो बोलते हैं जब देश के ऊपर संकट आए, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था उसके राज्यपाल से नहीं चलती तो राज्यपाल लेटर भेजता है राष्ट्रपति को,
लिखित में, तब राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगाता है, राष्ट्रपति शासन। और एक होता है आपके वित्तीय आपातकाल, क्या होता है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो ये याद रखना दोस्तों, इन सभी की घोषणा कौन कर सकता है, आपके राष्ट्रपति। और याद रखना दोस्तों, कैबिनेट, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद, परिषद के लिखित, लिखित परामर्श पे, जब तक कैबिनेट का या कैबिनेट मंत्री एक लेटर नहीं बनाएंगे तब तक राष्ट्रपति नहीं करेगा। ये बात आपके 1978 में जोड़ी गई। उससे पहले प्रधानमंत्री बोलता और लागू कौन कर देता, राष्ट्रपति। तो देखो घोषणा कौन करेगा, क्या पूछा इसने, उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है दोस्तों। तो कौन कर सकता है, आपके राष्ट्रपति। किसके कहने पर दोस्तों, पहले होता था प्रधानमंत्री के कहने पर, अब नहीं है, अब आपके कैबिनेट मंत्री लिख के देगी तब जाके इसको करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल में, किसमें भैया, 352 में। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार लगी है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हुई है, कितनी बार लागू हुई है, ये अच्छा प्रश्न ये है आपके लिए। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुई है, वेरी गुड चीनू, चीनू ने उत्तर दिया है गुरुजी 3 बार लागू हुई है। एक 1962 में चीन युद्ध के समय, एक पाकिस्तान 1965, एक पाकिस्तान 1971, सॉरी 65 में नहीं लगी, 1975 याद रखना, 65 में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले आपातकाल चालू था दोस्तों। तो 1962, 1975 और 1971 के समय देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बोला है दोस्तों। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न ना आए और एक नया प्रश्न आ जाए, और नया प्रश्न लिखिए, क्या प्रश्न देता हूं दोस्तों, प्रश्न मैंने दिया संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं, संविधान की आत्मा। वेरी गुड दोस्तों, संविधान की जो आत्मा है दोस्तों वह कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा, संविधान, भारत के संविधान की, भारत के संविधान की आत्मा, आत्मा बोलेगा या बोलेगा आपके हृदय, क्या बोलेगा, हृदय। तो ये बात किसको, यानी कि किसको कहा जाता है, प्रस्तावना, किसको बोला जाता है, प्रस्तावना को। और ये बात कहने वाले जो व्यक्ति थे, इस व्यक्ति का नाम आता है ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव, भार्गव दास के द्वारा यह बात बोली गई थी। लेकिन संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को यह बात बोली थी आपके B.R. अंबेडकर ने। तो आपके ज्यादातर आर्मी के वालों के पेपर में यही चीज आती है, आर्मी वालों के यही चीज आती है दोस्तों। तो चीजों को आराम से अच्छे से पढ़ते चले लाडले, अच्छे से पढ़ते चले। तो निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताई है, या अनुच्छेद 32 को बताई है, या भाग संख्या, भाग संख्या किसको संविधान की आत्मा बोली है, 3 को। और 3 का संबंध किससे, मूल अधिकार से। तो मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, B.R. अंबेडकर, B.R. अंबेडकर दोस्तों। पढ़ ले भाई, कहां से है तू, ये कौन हो गया, किशन पासवाना। देख भाई किशन पासवाना, तुझे कोई परेशान कर रहा है भाई साहब, मेरे हार्ट होता है, क्योंकि ये बालक जब भी क्लास होती है मैथ की, साइंस की, रीजनिंग की, जीके की, हर एक क्लास को 1 मिनट से लेकर लास्ट के मिनट तक पूरा अटेंड करता है। एक किशन नाम करके बालक ऐसा है, ये पूरी क्लास को अटेंड करता है दोस्त। सैल्यूट ऐसे दिल से। और बच्चे यहाँ मस्ती मारने आए हैं, मार लो भाई साहब, आपका टाइम है, आपके दिन है। जब पेपर हाथ में आ जाएगा ना, यू गो नहीं आवे, यो भी गो नहीं आवे, पढ़ लेता ना उस दिन, गुरुजी सही बोल रहे थे, काम आएगी पढ़ाई, कोई काम नहीं आएगी। ये लबियो ने छोड़ दिया था हम। अंकित नेगी, सर एनसीसी के क्या बोला था सर, बता, क्या कह रहा है ये, सी वाले क्वेश्चन के बारे में, सी वाला कहां बताया, मैंने तो बताया नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपके भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, संघ शक्ति संविधान की आपके केंद्रीय संविधान समिति के ये जनक है। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है। इन्हीं के समाधि स्थल को आपके क्या बोलते हैं,
आपके शांति स्थल, क्या बोलते हैं दोस्तों, शांति स्थल बोला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1900 आपके 47 में देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और कार्यकाल के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु सबसे पहले हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर बाद में कौन आया आपके, कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा। फिर देश के प्रधानमंत्री कौन आए, लाल बहादुर शास्त्री। आराम हराम का नारा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये इसका उपनाम क्या है, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू। इसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष बच्चों से प्रेम करते थे, इसलिए आपके चिल्ड्रन डे बनाया जाता है 14 नवंबर को दोस्तों। ऐसे तो सभी की बातें बोलोगे तो भाई साहब एक ही पर्सन पे खड़ा रहूंगा। और यहाँ पे टाइम है क्वेश्चनों को देखना, क्योंकि 10 मार्च वाले बच्चे बहुत हैं, इसलिए अधिक क्वेश्चन करवाने जरूर है। अगले पर्सन को देखिए क्या देखे, ये पर्सन आप देख लोगे ना तो आपकी आंखें स्कैन कर लेती, हाँ यार ये पर्सन देखा था, इसलिए डिटेल कम बताता हूं मैं, पर्सनों को ज्यादा करा रहा हूं दोस्तों, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि चुनाव आयोग इनका चुनाव करवाएगा, तो इसको हैंडल कौन करेगा, संचालन कौन करेगा इसका, तो आपका कौन करेगा भैया, संसद करेगी। कौन करेगी भैया, संसद करेगी। और कब कब इनके चुनाव होते हैं, कब कब होते हैं, जब इनका कार्यकाल खत्म होता है। इस विधानमंडल का जो कार्यकाल है वो कितना आपके 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, लेकिन करवाएगा कौन चुनाव, चुनाव आयोग करवाएगा। ये कहां बैठा, नई दिल्ली में बैठा है दोस्तों, कहां बैठा, ये नई दिल्ली में बैठा है। चुनाव का यानी कि कब होंगे, कैसे होंगे, तो ये देख रहे किसके अकॉर्डिंग है भैया, संसद के द्वारा है। संसद का काम क्या है, कानून निर्माण। तो संसद का काम क्या है, कानून का निर्माण करना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए, देखो सांसद अलग चीज होता है। अब आप बच्चे ने एक प्रश्न पूछा, गुरुजी हमने 2 चीज पढ़ी है, एक का नाम आता है संसद, ऐसे प्रश्न पूछ लिया करो। एक है गुरुजी संसद और एक है सांसद। क्या है भैया, सांसद। सांसद क्या होते हैं गुरुजी, जो संसद के अंदर सदस्य होते हैं। संसद के अंदर क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। संसद के अंदर क्या होते हैं भैया, सदस्य होते हैं। 2 जगह क्यों लिख दिए, एक होते हैं लोकसभा में, एक होते हैं राज्यसभा में। तो इन सदस्यों को, ये कहां पे होते हैं, संसद के अंदर, इसलिए इन सदस्यों को सदस्य ना बोल के इनको क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांसद कहा जाता है दोस्तों। अंग्रेजी में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर और पार्लियामेंट, इनको अंग्रेजी में एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमपी के नाम से जाना जाता है। लाडले मेरे भाई, सर क्या है 10 मार्च को, 10 मार्च को भाई साहब पेपर है, रिलेशन भर्ती का और स्पोर्ट्स वालों का पेपर है दोस्तों 10 मार्च को। पैर ना हिलावे का, देखो साइड में, साइड वो का कह रहे है, और तेरी मर जा भाई लाला, तू ना माने लाला पिटाई करनी पड़ेगी तेरी, आइए काम ना चला यहीं चैंट में। हाँ, उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल। देखो क्या प्रश्न दिया गया है, उत्तर भारत में जब ग्रीष्म ऋतु होती है, उत्तर भारत में जब ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो उस समय ये फसल आपके कैसी है, खरीफ की। लेकिन जब दक्षिण भारत में इसको की जाती है तो ये कैसी फसल बन जाती है आपके, रबी की। तो इस फसल का नाम क्या है, तिल। क्या नाम भैया, तिल। और विश्व में सबसे ज्यादा तिल कहां होता है, और तिल भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, राजस्थान में। राजस्थान ऑप्शन में ना मिले तो मध्य प्रदेश। और एक बात बताइए, आपके तिल, एक ऑप्शन देता हूं सोयाबीन, क्या नाम दिया, सोयाबीन। और एक ऑप्शन मैंने दे दिया चना। इनमें से कौन सी फसल तिलहन फसल है, तिलहन फसल। तिलहन फसल को चलाने के लिए कौन सी क्रांति बनी, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किसका उत्पादन करने के लिए, तिलहन फसलों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन। तो तिलहन आपके एक तिलहन फसल है, जबकि चना एक क्या है, दाल है। कैसी है, दलहन फसल है। और दलहन पूरे विश्व में कहां होता है, भारत के अंदर होता है, ज्यादा से ज्यादा दलहन भारत के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, भारतीय भारोत्तोलन से मुख मीराबाई चानू ने 2021 के अंदर एक पदक जीता दोस्तों, जिसका नाम आता है रजत पदक। और ये पूछ रही है, ये रजत पदक कहां जीता था इसने, रजत यानी कि सिल्वर मेडल। क्योंकि भारत ने उस खेल के अंदर या उस कंपटीशन के अंदर 7 पदक जीते, 1, 2 और 4। तो उनको बोलते हैं आपके ओलंपिक। क्या बोलते हैं, ओलंपिक। और ओलंपिक ये कहां हुए थे, 2020 के अंदर, जो कोविड के कारण इन्हें 2000 कब खेला गया, 21 के अंदर। तो नाम क्या आएगा, टोक्यो ओलंपिक। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से। किससे भैया, मणिपुर से। किससे भैया, मणिपुर से। एक बात बताइए, मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हुई है, कोई नहीं बोलेगा, सिद्धार्थ बोलेगा। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से, गेम का नाम बताना है।
ये किस खेल से इसने रजत पदक जीता था? वेट लिफ्टिंग। यहां लिख भी तो रखा है भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग, तोल दिया भार को। यार प्रश्न में उत्तर छिपा हो, ध्यान कहाँ है तेरा? हीरो यहां है, कहां घूम रहा है लाला? कहा होगो? दिखा, फोन दियो। अगले प्रश्न को देखिए भाई फटाफट से, क्या दिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस देश का संविधान सबसे लंबा यानी कि लिखा हुआ संविधान है? विश्व का, लंबे की बजाय यहां पढ़ लेना आप बड़ा संविधान। क्या पढ़ लेना? बड़ा संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें भाई, फटाफट से कमेंट करें दोस्तों, फटाफट से सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। ये बनवारी लाल मैं तोड़ दूंगा, मैं खिंडा दूंगा एक दिन, मैं खिंडा दूंगा मैं सो दो सारो। हाँ बस चुपचाप पढ़ ले, अभी बता रहा हूँ। आंखों के इशारे काफी होते हैं। बिल्कुल बताऊंगा, रुक जा, बाद में क्लास खत्म हो जाने फिर बताऊंगा। किस देश का संविधान सबसे बड़ा यानी कि लिखित संविधान है? तो याद रखना आपके भारत का। किसका है? लेकिन आपके पूछ ले लिखित, लिखित प्रथम संविधान। तो लिखित प्रथम संविधान पूछे तो विश्व का पहला लिखित संविधान किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है भैया? और जो लिखित है पूर्ण रूप से, क्या है भैया? लिखित है दोस्तों। हाँ, सबसे कठोर, सबसे लचीला, सबसे बड़ा भारत का ही, भारत का ही है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? इनमें से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार? कहां बैठी है मक्खी? ये मक्खी कह रही है मैं पढ़ाऊंगी, तू मान जा, अभी तू अभी बच्ची है। हाँ, तुम कहां से हो किशन? ये नागालैंड से है बेटा, मुलायम यादव नागालैंड से, ये नागालैंड से। अब आ जा तू। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? हिंद महासागर सुना है? ये आपके भारत है। ये क्या भैया? यहां जो पानी पड़ता है इसको बोलते हैं आपके अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। यहां जो पानी पड़ता है इसको बोलते हैं आपके बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और इन दोनों का जो पानी है, ये दोनों का ये पूरा का पूरा पानी है, ये पूरा का पूरा क्या आपके हिंद महासागर। तो इसने ये प्रश्न पूछा है कि हिंद महासागर का विस्तार है दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे? अरब सागर। क्या है दोस्तों? अरब सागर। तो राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी भाई, ऑप्शन संख्या बी। पढ़ाई पे फोकस करें सारे बालक, पढ़ाई पे फोकस करें सारे बालक। बताइए दोस्तों। विकास भाई आप, अच्छी बात है, आप नए हो तो नया कोई नहीं, सब पुराने हैं। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एक लिटिल पैक ले लेता हूं मैं भाई साहब कोल्ड ड्रिंक का, गर्म पानी बहुत लिया है आज। बस बस बस। सेंट में नहीं लगाता कभी। कौन सा पर्सन लिखा लास्ट? डलहौजी की बात तो लिखा ही नहीं। बड़ा मत लिख, पढ़ ना ली बेटा, पास हो जाओ। पढ़ ले तो पास हो जाओ, पढ़ तो कोई नहीं। बताइए दोस्तों, प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से। तो निम्नलिखित में से अरब सागर का हो गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि 2022 तक स्थिति के अनुसार विश्व में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखो, अगर बात की जाए 2022 तक, अगर जब तक आपके जनगणना नहीं आएगी, जब तक आपके 2011 की नहीं 2021 की जनगणना नहीं आती, नहीं आती, तब तक आपको कौन सा बताना है? दूसरा बताना है। क्या बताना है? अभी तक आपके पहला किसको मान रहे हैं और दूसरा कौन सा भैया? भारत। जब भारत के अंदर डाटा आ जाएगा ना 2021 का डाटा,
जो गृह मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार इसको पेश कर देगी, तब हम क्या मान लेंगे, इसका पहला मान लेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की है। एक बात बताइए, हरित क्रांति का उद्देश्य था कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फसलों का क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। तो हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किसका भैया, अधिक उच्च वाली किस्मों के बीज, यानी कि जो अधिक क्या देंगे, उपज देंगे। उपज का मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन ज्यादा देंगे तो ऐसे बीजों का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी फसल में मुनाफा मिलेगा, फसल का वेट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इससे हरित क्रांति में सफलता मिलेगी। और हरित क्रांति का जनक बता दो बस, हरित क्रांति का जनक कौन है। अगर कोई बालक बताता तो मेरी ओर से 100 रुपए, 101 रुपए उसको धनराशि भेंट मिलेगी भैया, आपके धनराशि। नहीं, ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन के। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। हाँ, सुबह 8 बजे, आपके सुबह 8 से लेकर 10 बजे आपके मैथ की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी दोस्तों। और उसके बाद 11 बजे आपके जीके की क्लास होगी, 11 बजे आपके जीके क्लास होगी। सुबह का टाइम सुन लो भाई, सुबह 8 से 10 बजे 2 घंटे लगातार आपके चैप्टर वाइज मैथ की क्लास लेके आएंगे रोबोट सर। और जो विद्यार्थी अभी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं दोस्तों, तो उससे निवेदन है कि ध्यान दीजिए आप, 3 तारीख को, कब भैया, मैं कब की बात कर रहा हूं, 3 मार्च को। तो 3 मार्च संडे स्पेशल महा मैराथन क्लास आपके सामने आएगी। पूरा का पूरा पेपर जो 10 मार्च को देंगे और आपके 22 अप्रैल को पेपर देने जाएंगे। तो पूरे का पूरे पेपर का ऑपरेशन चालू होगा इस दिन, और आपको अवश्य परीक्षा हॉल के अंदर यहां से पर्सन आपको 99% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगले पर्सन को बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़े से पर्सन रह गए, अपनी क्लास को फिर फिनिश करते हैं, नींद का समय हो गया, कई बच्चे उबासी ले रहे हैं। कौन सा पर्सन था, हाँ ये देखिए, ये पर्सन अपना 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहां किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, यहां पे कौन से डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जिसके ऊपर ये साइन कर रहे हैं। ये पर्सन तो पर्सन की लैंग्वेज से पता चल जाएगा। सैड भाई पढ़ ले। अरे संविधान की बात कर रहा है, किसकी कर रही है, भारतीय संविधान का, किसकी कर रहा है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के ऊपर कितने व्यक्तियों ने साइन किए थे, कितने व्यक्तियों ने साइन किए दोस्तों, 284। 284 में से जो सबसे पहले साइन किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे लास्ट के अंदर जो साइन किए वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद। इस 284 के अंदर से कुल 10 महिलाओं ने क्या किए भैया, साइन किए, 10 महिलाओं ने क्या किए, साइन किए दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, फटाफट से अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, वॉलीबॉल के खेल में एक पक्ष में प्लेयर की संख्या कितनी होती है। सभी खेलों के बारे में सुन लेना आराम से। एक आपको मिलता है बेसबॉल, क्या मिलता है दोस्तों, बेसबॉल। तो एक बेबी नाम की लड़की है, वो बोलती है बेस, यानी कि नो नो बेस नहीं बढ़ाना, नो नो बेस नहीं बढ़ाना, यानी कि बेसबॉल में कितने प्लेयर, 9 प्लेयर। और एक है भैया आपके वॉलीबॉल, क्या भैया, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर, 6 प्लेयर। और एक आपके बास्केट बॉल, तो बास्केटबॉल के अंदर कितने प्लेयर भैया, 5 प्लेयर। तो वॉलीबॉल की बात पूछ रहा है तो कितने हो गए, 6। एक मिलेगा आपको भैया क्रिकेट, क्या मिलेगा, क्रिकेट। और एक आपको मिलेगा फुटबॉल, क्या मिलेगा, फुटबॉल। और एक आपको मिलेगा रग्बी फुटबॉल, क्या मिलेगा, रग्बी फुटबॉल। तो ये रग्बी फुटबॉल है, लेकिन हालांकि इसको पैर से नहीं खेलते, इसको पकड़ के भागना पड़ता है। नमस्ते लंदन मूवी देखी होगी कटरीना की और अक्षय की, उसके अंदर तो कितने प्लेयर होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा 15 प्लेयर इसी में पाए जाते हैं दोस्तों। और आगे देखिए क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, और प्लस में आपको याद रखना हॉकी के अंदर भी कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर। कितने होते हैं भैया,
11 प्लेयर होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देना, वेरी वेरी। एक मिलेगा पोलो खेल, क्या मिलेगा? पोलो, तो पोलो में कितने होते हैं? 4। एक मिलेगा वाटर पोलो, क्या मिलेगा? वाटर पोलो, तो वाटर पोलो के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? 7। पानी में 7-7 रहेंगे तो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, तो पानी में 7-7 यानी कि वाटर पोलो 7। और एक होता है आपके कबड्डी, क्या होता है दोस्तों? कबड्डी, तो कबड्डी में भी कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं भैया? 7 प्लेयर होते हैं। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मान जा तू। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का आर्टिकल बना हुआ है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि आर्टिकल आपके उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष की एज में आपको क्या ग्रहण करनी है? शिक्षा। सभी माता पिता, सभी अभिभावकों का कर्तव्य है कि इनको प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराए, तो ये आपका एक क्या है? अधिकार है। तो आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा का अधिकार आपको ध्यान देना है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर, इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पूर्ण रूप से भारत में कब लागू होती है? 2010 में। कब लागू होती है? 2010 में। तो राइट टू एजुकेशन पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुई? तो आप बोलोगे 2010 में। राइट टू एजुकेशन सबसे पहले इसको कब लागू किया गया था? 2003 के अंदर। कब किया गया था? 2003 के अंदर। लेकिन एक इसे मूल अधिकार के अंदर कब शामिल कर दिया इसे? 2010 के अंदर। कब शामिल कर दिया? 2010 के अंदर दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न में देखता हूं दोस्तों क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? कोली, कोली 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 चौका मार, ये कोली नहीं है, ये एक नृत्य कोली है दोस्तों। कभी आप अनुष्का शर्मा के पति का नाम ले रहे हो कोली, वो कोली नहीं है, ये कोली एक नृत्य है दोस्तों। कभी आप कह दो कोली के डांस है क्या गुरुजी? कोली डांस कहाँ, बताइए आप कहाँ का, ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे नहीं पता, आप बताओ, आप किस लिए बैठे हो? बताने के लिए बैठे हो? पढ़ने के लिए बैठे हो? बताइए आप फटाफट से। सारे विद्यार्थी भाई सेशन को शेयर करें भाई, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करे भाई साहब। तबीयत खराब होने के कारण भी आपकी क्लास 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है भाई साहब, 1 घंटे से क्लास ऊपर हो चुकी है। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक नृत्य है? तो कोली हो गया, तमाशा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया आपके, ये सारे के सारे कहाँ के भैया? महाराष्ट्र के। कहाँ से है भैया? महाराष्ट्र से। 2 त्योहार बताइए मुझे आप, एक बताओगे मुझे बिहू, क्या बताओगे? बिहू कहाँ का त्योहार है दोस्तों? और एक त्योहार बताओगे मुझे यक्षगान, क्या बताओगे? यक्षगान। ये दोनों त्योहार आपको बताने, सभी के कमेंट सेक्शन आने चाहिए दोस्तों। जितने भी लाइव बच्चे देख रहे हैं, जितने भी लाइव देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया? बिहू कहाँ का नृत्य है और यक्षगान कहाँ का नृत्य है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करें। जो भी हमारे चैनल पे नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे दोस्तों, नहीं तो पिटाई होगी आपकी। पोंगल एक त्योहार है दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का त्योहार है दोस्तों। जबकि बिहू, बिहू रंगोली त्योहार है, बिहू एक नृत्य है। बिहू असम का, कहाँ का है दोस्तों? असम का। यक्षगान आपके कर्नाटक, तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं भैया। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, देखिए फटाफट से देखिए। बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। तो यानी कि दिल्ली के अंदर उसे कहां से गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? फटाफट से बताइए, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया आपके हुमायूं का मकबरा, लाल किला, जामा मस्जिद आपके, या आपके सफदर जंग दरबार आपके। बताइए प्रश्न फटाफट से बताइए, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया? लाल किले, या आपके जामा मस्जिद, या हुमायूं का मकबरा दोस्तों। फटाफट से कमेंट करे हुए सारे विद्यार्थी, सारे बालक। लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला। वेरी गुड, जिसका भी लाल किला उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या यहाँ पे राइट क्या होगा? लाल किला। एक देखो लाल किले आपके 2 है, कितने हैं दोस्तों? 2 है। एक लाल किला कहाँ पड़ता है?
आगरा में। और एक लाल किला कहां पड़ता है आपके? दिल्ली के अंदर। एक लाल किला कहां पड़ता है? दिल्ली। दिल्ली का जो लाल किला वो किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने बनाया? और आगरा का जो लाल किला वो किसने बनवाया? अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न बता दो कि जो लाल किला है वो कौन से रुपए के नोट के ऊपर चित्र है? वो कौन से रुपए के नोट के ऊपर चित्र मिलता है? तो यानी कि कितने रुपए, भारतीय रुपए का कौन सा नोट है जिसपे आपको लाल किले का चित्र देखने को मिलता है? दोस्तों सेशन को सारे विद्यार्थी शेयर करेंगे भाई साहब, सेशन को सभी विद्यार्थी शेयर करोगे? बताइए भाई, कितने रुपए पे आपको नोट, यानी कि कौन सा नोट है जिसपे लाल किला देखने को मिल रहा है? आपकी जेब में भी हो सकता है, आपकी जेब में तो नहीं मिलेगा, हॉस्टल वालों के बच्चों के जेब में तो। और जो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा तो डिस्क्रिप्शन यानी कि चैट सेक्शन में मैसेज को पिन कर रखा है, लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाओ, रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। मेरे पिया गए हैं रंगून, वहां से किया टेलीफोन, तो आपने गाना सुना होगा, तो पुराना गाना है। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा भी कहां बना हुआ है? रंगून के अंदर। तो लाल किला यानी कि कितने रुपए पे भैया? 500 रुपए। और कहां का लाल किला बना हुआ है? दिल्ली का लाल किला, आगरे का नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का एक महासागर है? यानी कि महासागरों की संख्या बता दो पहले तो कितनी है। हमारे पास महासागर कितने हैं पूरी धरती के ऊपर? तो आप बोलोगे गुरुजी 5 महासागर है। बड़े की बात बोले प्लस में गहरा महासागर बोले तो याद रखना, सबसे बड़ा और गहरा बोले तो प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा बोले तो आर्कटिक, छोटा आर्कटिक, आर्कटिक छोटा बोले तो आर्कटिक। लेकिन ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस के अनुसार है? तो ऑप्शन संख्या आपके अंटार्कटिका। और याद रखना दोस्तों, हिंद महासागर की जो आकृति है वो आपके एम के अनुसार है। किसके अनुसार है? ऐसा क्यों गुरुजी? ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। और ये पानी है दोस्तों, ये क्या है? पानी है दोस्तों। ये क्या है भैया? आपके पानी है। जब इसको हटाओगे तो आपको एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से। क्या बन जाएगा? ये इस प्रकार से एम बन गया। तो एम की आकृति वाला महासागर बोले तो आप बोलोगे हिंद महासागर। एस की आकृति वाला बोले तो अटलांटिक, ऑप्शन में ना मिले तो इसी को बोला जाता है आपके अंध महासागर। क्या बोलते हैं? अंध महासागर के नाम से भी पुकारा जाता है लाडले। कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ू? कोई दिक्कत नहीं है? फटाफट से चैट करके बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई साहब, आगे बढ़ो, आगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जलीकट्टू का संबंध किस देश से है दोस्तों? जलीकट्टू का संबंध किस देश से है दोस्तों? जलीकट्टू एक खेल है जिसके अंदर बैलों की दौड़ होती है। किसकी दौड़ होती है दोस्तों? बैलों की दौड़ होती है। और ये बैलों की दौड़ होती है, और ये आपके भैया भारत में तमिलनाडु में। और ये आपके एक यहाँ पे त्योहार है दोस्तों। क्या है? त्योहार। उस त्योहार का नाम है पोंगल। तो पोंगल त्योहार के ऊपर कौन सा खेल होता है? जलीकट्टू। क्या होता है? जलीकट्टू। जलीकट्टू में किसकी दौड़ होती है? बैलों की, यानी कि आप बोल सकते हो सांडों की। किसकी दौड़ होती है भैया? सांडों की दौड़ होती है। क्या हो गया यहाँ पे? स्पेन के अंदर आपके बुल फाइटिंग होती है। कई बार प्रश्न आता है बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध कहां का फेमस है? सांड युद्ध। तो सांड युद्ध कहां का राष्ट्रीय खेल है? तो आप क्या बोलोगे? स्पेन। और स्पेन किसकी राजधानी है दोस्तों? राजधानी। अब ये बता दो, स्पेन देश है या राजधानी, ये भी बताइए। स्पेन, कोलंबिया की राजधानी स्पेन है। हाँ, वो गिरा कोटम बटू राज है उन्हें। कोयम्बटूर राज्य है क्या? कोयम्बटूर राज्य है? तो क्या है कोयम्बटूर? हाँ, तमिलनाडु के अंदर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक रानी है? तो भारतीय रेलवे ट्रैक की रानी किसको बोलते हैं? अच्छा, एक श्रेणी, अच्छा ट्रैक की श्रेणी नहीं है दोस्तों। देखो रेल गेज में क्या है, ये दो पटड़ी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। और गेज कितने हमारे पास? 3 गेज है। एक होता है नैरो गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है ब्रॉड गेज। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने? फुट गेज। कोई भी हमारा गेज नहीं है दोस्तों, कोई भी गेज नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए भाई फटाफट से, अगले प्रश्न में क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया था
जो वापस लेना पड़ा दोस्तों। यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया आपके 1920 में। कब शुरू किया? 1920 में। लेकिन इसको वापस लिया। वापस कब लिया? तो याद रखना 5 फरवरी 1922 में। और 5 फरवरी 1922 में कौन सी घटना घटी? यानी कि कौन सी घटना घटती है? चोरा चोरी। तो चोरा चोरी जो कांड हुआ, ये कहां हुआ था? वो जलियांवाला बाग है, गोरखपुर में कौन सी घटना घट गई? चोरा चोरी कांड। लेकिन और 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर के अंदर दोस्तों। अमृतसर के अंदर दोस्तों। क्या हो गया? आगे बढ़ू क्या? कोई दिक्कत नहीं? क्लास को रोक दिया जाए या क्लास को कंटिन्यू किया जाए? फटाफट से विद्यार्थी बताइए। 1.25 घंटा हो गया क्लास को चलते हुए, और अभी तक हमने क्लास में कितने पर्सन पढ़ लिए? हमने पर्सन पढ़ लिए 44 क्वेश्चन। 45th नंबर आपका क्वेश्चन है। 45th नहीं, आपके ये 42 क्वेश्चन आपके, यानी कि 45 में से 2 माइनस करना, आपके 43, यानी कि 43 क्वेश्चन आपके। तो अभी आपकी क्लास में 43 नंबर क्वेश्चन आया है। क्या क्लास को आगे तक चालू रखा जाए? क्या क्लास को चालू रखा जाए या अभी बंद कर दिया जाए क्लास को? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों फटाफट से। सर एक प्रॉब्लम है। शिवाजी बताइए भाई साहब। सर एक प्रॉब्लम बताइए। कंटिन्यू गुरुजी कंटिन्यू। सिंधु प्रिया कह रहे हैं कि सर क्लास को चलने दो। हाँ शिवाजी बताइए क्या कह रहे हो? प्रॉब्लम बताइए फटाफट से। मैंने पर्सन क्या पूछा है कि क्लास को चालू रखें या रोक दिया जाए दोस्तों? ओपन ओपन ओपन, यानी कि अंग्रेजी बोल रहा है। ओपन का मतलब तो खोलना होता है। ये कह रहा है ओपन ओपन कर रहा है ये तो नहीं कोई नहीं, अपने को टूटी फूटी ठीक है। आरू जी तू बात कर ले भाई साहब। नींद लग रहा है किसको? किशन को नींद लग रहा है। चालू रखिए चालू रखिए चालू रखिए। तो सारे विद्यार्थी, कुछ नहीं पता मुझे, 40+ लाइव कर दो फटाफट से। सारे विद्यार्थी एक बार, सारे विद्यार्थी अपने दिल से हाथ रख के एक बार शेयर कर दो भाई सेशन को। जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं सारे विद्यार्थी एक बार शेयर करिए आप। जितने भी आपके ग्रुप है दोस्तों, सारे ग्रुप में यानी कि शेयर करके आओ क्लास को, फिर अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। फोटो बताइए दोस्तों फटाफट से। सर सुबह 10 बजे रनिंग है। देखिए भाई चालू चालू नींद आ रही है। चलो कोई नहीं, 5% देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा आर्टिकल 25 से लेकर 28 संबंधित है? तो आर्टिकल आपके 25 से जो 28 है वो धर्म के लिए। किसके लिए भैया? धर्म। देखो संस्कृति के लिए आपके 29 व 30 आपको बताना है, और शोषण के लिए 23 व 24 बताना है, और संवैधानिक उपचारों के लिए अनुच्छेद आपके क्या बताना है? 32, जिसे B.R. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बोला। B.R. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया दोस्तों। अगले प्रश्न में बनाना दोस्तों, क्या दिया गया देखिए फटाफट से। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र यानी कि भारत का पहला सीमेंट कारखाने की स्थापना कब की जाती है? याद रखना दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो सीमेंट कारखाना है जो बनाया गया था वो वर्तमान में असफल है, वो बंद पड़ा है दोस्तों। लेकिन देश का जो पहला सफल सीमेंट कारखाना बनाया गया वो गुजरात के पोरबंदर के अंदर 1914 में बना था। लेकिन देश का पहला आपके असफल जो बना वह 1904 के अंदर मद्रास तमिलनाडु के अंदर बनाया गया। तो मद्रास तमिलनाडु के अंदर बनाया गया। तो देश का पहला कारखाना की स्थापना कब की जाती है? 1904, जो एक प्रकार का क्या रहा? असफल रहा, जो वर्तमान में क्या पड़ा है? बंद पड़ा है। लेकिन देश में सबसे ज्यादा जो सीमेंट उत्पादन होता है दोस्तों, सीमेंट का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? देश में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन करने वाला राज्य बताइए। देश में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन करने वाला राज्य, सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे वीडियो के अंत में बाद में। तो देश में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन कहां होती है? विश्व में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन चीन करता है, चीन के बाद में भारत करता है दोस्तों। भारत में क्या गुजरात करता है, क्या आंध्र प्रदेश करता है, क्या तमिलनाडु करता है, क्या आपके
राजस्थान में होता है सीमेंट का उत्पादन, ये आपको बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला, यानी कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या, नहीं पूछ रहा महिला ज्यादा पढ़ी लिखी है, साक्षरता दर पूछ रहा आपसे। देखो भारत में जो साक्षरता दर वाला राज्य पूछे सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक, सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर, साक्षरता दर वाला बोले तो आपको क्या बोलना है, केरल। क्या बोले, केरल। और साक्षरता दर में आपसे कम पूछे, क्या पूछेगा, कम, तो कम क्या बोलोगे, बिहार। अब यहां पे क्या आ गया आपके, मेल और फीमेल आ गया। क्या आ गया भैया, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में अगर पूछे आपसे ज्यादा कहां पढ़े लिखे, ज्यादा की अगर बात आए तो दोनों के लिए एक ही उत्तर बताओगे, केरल। क्या बताओगे, केरल। और दोनों के लिए कम की बात करें तो कम में पूछे और आपसे कम में, तो कम की अगर बात रखे तो याद रखना बिहार में। तो किस राज्य में पुरुष और महिलाएं कम पढ़ी लिखी, बिहार। पुरुष और आपके महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी तो आप बोलोगे केरल। और भारत के किस राज्य में ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो भी क्या बोलोगे, केरल। किस राज्य में व्यक्ति कम पढ़े लिखे तो भी राज्य क्या बोलोगे, बिहार दोस्तों। और एक पर्सन मिलेगा, साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है, साक्षरता दिवस, तो याद रखना भैया आपके 8 सितंबर को। कब आता है साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को। साक्षर कब माना जाता है, जब 7 वर्ष की आयु से अधिक 22 भाषाओं में से उसे अक्षर का ज्ञान हो जाता है, उसे साक्षर माना जाता है दोस्तों। तो सभी विद्यार्थी 40+ का आंकड़ा लाइव लेके आओ दोस्तों, ऐसे बात नहीं बनेगी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, भेजते तो हो नहीं आप, देख लूंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य, इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस है। याद रखना दोस्तों हमारे देश के अंदर जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल, शांति बनाए रखे सारे विद्यार्थी, हमारे देश में जो क्लासिकल डांस है वो 8 है दोस्तों। कितने हैं, 8। एक नाम मिलेगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, एक नाम मिलेगा आपको सत्रिया असम में। तो क्लासिकल डांस 8 के नाम सुन लो, क्लासिकल डांस 8 है। एक कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, एक आपके सत्रिया, सत्रिया पड़ता है आपके असम के अंदर, एक आपके भरतनाट्यम, भरतनाट्यम पड़ता है तमिलनाडु में, एक पड़ता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का, एक पड़ता है आपके कथकली केरल का, एक पड़ता है आपके कथक उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का, एक आता है मणिपुरी मणिपुर का, और एक आता है ओडिसी उड़ीसा का दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगले प्रश्न में क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट उत्तर आंध्र प्रदेश अंधेरे में काचीपुड़ी खाई, यानी कि कुचिपुड़ी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जब कभी कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो, कोई गोली मारे तो आप भाग सकते हो, कोई गोली मार रहा है तो उसको पकड़ के आप उसको मार सकते हो, तो अपने शरीर की आप रक्षा कर सकते हो, प्राणों की रक्षा कर सकते हो आप। तो आर्टिकल किसमें दिया गया आपको, जीने का अधिकार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीने का अधिकार। तो इसको बोला जाता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार किसको बोला जाता है, जीवन का अधिकार किसको कहा जाता है, आपके प्राण व दैहिक, यानी कि आर्टिकल 21 को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21 को क्या बोला गया है, जीवन का अधिकार। आपका आपके प्राणों की दैहिक शरीर की रक्षा कर सकते हो आप लोग। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिए गए, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना, यानी कि कितने वर्षों के अंतराल पे जनगणना की जाती है दोस्तों। देखो जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 में, यानी कि पहली जनगणना। फिर जैसे ही 2011 में की गई तो ये 11वीं, यानी कि कौन सी जनगणना, ये 15वीं जनगणना। तो यानी कि जनगणना हमेशा आपके 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। ध्यान से सुनना, आपके जनगणना, जनगणना 10 वर्ष, कितना बताओगे, 10 वर्ष। पशु गणना, पशु गणना, तो पशु गणना भैया 5 वर्ष, क्या बताओगे, 5 वर्ष। और बाघ गणना, क्या बताओगे, बाघ गणना, तो बाघों की गिनती होती है हमेशा 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। और एक आएगा वनों की गणना, वनों की मतलब समझते हो, पेड़ पौधों की, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो ये एग्जाम में कई बार आता है, इसमें ये बाघ वाला पूछा जाता है। तो बाघों की गणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, 4 वर्ष। बाघों की गणना कब शुरू हुई थी, 1973 में। कब हुई थी, मानव की जनगणना कब शुरू हुई थी, 1872 में पहली। और 2015 में, सॉरी 2011 में कौन से नंबर की, अब आपके जो होगी वो कौन से नंबर की होगी,
जो 21 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई, अब नहीं होगी, आगे ही होगी अब डायरेक्ट। 24 में नहीं, आगे 25 क्या होगा, जोड़ना नहीं आता। 11 और 21, 11 में 10 जोड़े 21, 21 में 10 जोड़ेगा 31। यार क्या हो रहा है सिद्धार्थ, गलती हो गई भाई मेरी, सॉरी, मुझे माफ करना यार। कैमरा में थोड़ा खास ना करेगा गुरुजी मर जाएगा। भारत में अरेबियन अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? देखो कॉफी बतानी है, अब भारत में कॉफी कहाँ होती है सबसे ज्यादा? कर्नाटक में। कहाँ होती है दोस्तों? कर्नाटक। याद रखना दोस्तों, कॉफी के अंदर जो तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं? कैफीन। क्या बोलते हैं? कैफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कॉफी का जो पेय योग्य भाग है वो क्या है भैया? बीज है। कॉफी विश्व में पूछे, विश्व के अंदर कहाँ होती है सर्वाधिक? ब्राजील में। कहाँ होती है? ब्राजील में। और याद रखना दोस्तों, ब्राजील के अंदर, ब्राजील के अंदर कॉफी कॉफी के बगानों को बगानों बगानों को बगानों को विश्व का विश्व का फजेंडा विश्व का फजेंडा कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है, सर ये फजेंडा क्या है? जो कॉफी के खेत होते हैं ना, कॉफी के बगीचे होते हैं, कॉफी के बागान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विश्व का फजेंडा कहा जाता है। क्या बोलाता है? फजेंडा कहा जाता है। एक मिलेगा आपके विश्व का फेफड़ा। क्या मिलेगा? विश्व का फेफड़ा। फेफड़ा। तो विश्व का फेफड़ा क्या है? याद रखना दोस्तों, जो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं भूमध्य। क्या बोलते हैं? भूमध्य। अब यहाँ पे जितने भी पेड़ होते हैं इनको बोलते हैं भूमध्य रेखीय वन। क्या बोलते हैं? रेखीय वन। तो भूमध्य रेखीय वनों को क्या बोलते हैं? विश्व का फेफड़ा। क्या बोलते हैं? विश्व का फेफड़ा। और याद रखना, अब भूमध्य रेखियों के पास में यहाँ एक जंगल है। अरे काम की बात है भाई साहब, बता रहा हूँ सुन लो। भूमध्य रेखीय यहाँ पे एक जंगल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जंगल। उस जंगल का नाम क्या है भैया? आपके अमेजन। क्या नाम है? अमेजन। अमेजन 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 जंगल में खूब सारे वन है। क्या भैया? वन। और याद रखना दोस्तों, दुनिया पूरे विश्व के अंदर जो आपके अमेजन जंगल है वो 22 यानी कि 20% आपके क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला जंगल या क्षेत्र कौन सा है? अमेजन। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है? अमेजन जंगल। और अमेजन जंगल किस रेखा के ऊपर आता है? भूमध्य। और इन्हीं के कारण इन वनों को क्या बोलते हैं? आपके विश्व का फेफड़ा। तो अमेजन जंगल को ही बोलाता है विश्व का फेफड़ा। नई बात है ये, पहली बार जिंदगी में सुन रहे हो, पहली बार जिंदगी में सुन रहे हो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ है वो कहां पाए जाते हैं? अमेजन जंगल में। तो पूरी धरती का जो 100% में से अकेला 20% वो कौन सा जंगल है जो ऑक्सीजन देता है? अमेजन जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तभी तो कहता हूं दोस्तों, वहां से पढ़ो जिनको अच्छी नॉलेज होती है, जो कई बार कई भर्तियों के पेपर निकाल चुके हैं। और आप हो कहीं घूम रहे हो, पता नहीं कहां घूम रहे हो। दोस्तों को बताओ, आप सारे बच्चे सेशन को शेयर किया करो भाई सारे। क्या हुआ आरू जी? आरू को बुखार हो रखा है, पैरासीटामोल गोली देनी है इसको। बड़ी टेंशन हो रखी है भाई साहब। ये नहीं है, ये अमेजन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ये कह रहा है क्या हो गया। इनकी पिटाई करूंगा एक दिन में। आरती तेरे भरोसे बैठी है, तेरा वेट करिए कि कब तू क्लास छोड़ेगा तब ये खाना खाएगी। अगले प्रश्न को देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष? तो आपको पता है कि गांधी और इरविन के बीच में एक मीटिंग होती है, तो उसी मीटिंग का नाम समझौता रख दिया, गांधी इरविन समझौता। फटाफट से उत्तर दे दो। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आपके, सुबह 8 बजे फटाफट से क्लास में पहुंचना सारे बच्चे। 8 से आपके 10 बजे मैथ की क्लास होगी, फिर उसके बाद में आपके 11 बजे जीके की क्लास होगी दोस्तों, ठीक है ना। और एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रश्न आप कर लेना, गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर है। और ध्यान से सुनिए, जो भी 10 मार्च को पेपर देगा या 22 अप्रैल को पेपर देगा, तो भाई सभी से निवेदन है कि 10 मार्च और 22 अप्रैल वाले पेपर वाले विद्यार्थी तीन तीन आपके कब भैया? 3 मार्च की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? 3 मार्च की बात कर रहा हूं दोस्तों। 3 मार्च को
संडे स्पेशल, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, चारों सब्जेक्ट, ट्रेडमैन हो चाहे क्लर्क हो, चाहे आपके जीडी का हो, चाहे टेक्निकल का हो भाई साहब, चाहे नर्सिंग से रिलेटेड हो, तो सारे बच्चे यहां इस ऑपरेशन चालू को देखोगे। ऑपरेशन कैसे होता है आज यूट्यूब पहली बार दिखाएगा, ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। पेपर का ऑपरेशन, पेपर का ऑपरेशन है, ना कि आपकी बॉडी का, आपकी जिंदगी का, आपके सपनों का ऑपरेशन होगा 3 मार्च के दिन दोस्तों। तो 3 मार्च को सारे तैयार रहना दोस्तों। तो जिसने अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओ, मैसेज में लिंक पिन कर रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।